अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चमत्कार कर दिया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में इस बार कामयाब रही है। और ये तीसरा टर्म है जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की जनता ने उस पर भरोसा करके दिया है। बहनों भाइयों, पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा सीट और ज़्यादा वोट प्रतिशत के साथ हरियाणा की सत्ता में आई है। ऐसा क्या हो गया कि जितने सर्वे थे, जितने एग्जिट पोल थे, वो ये सब बता रहे थे कि कांग्रेस को बड़ा मैसिव मैंडेट वहाँ मिलने जा रहा है, लेकिन वो मैंडेट वहाँ पर ख़त्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटने में कामयाब हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला और वहाँ उनको बहुमत की सरकार मिलने में कामयाब रहे। और बहुत वक्त के बाद जब चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ सही मायने में लोकतंत्र की बहाली हुई है और अब जनता की चुनी हुई सरकार वहाँ पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनी, लेकिन बीजेपी वहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वोट प्रतिशत के मामले में उभरी है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जितने भी सर्वे आए थे, एग्जिट पोल आए थे, ये सब सजेस्ट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। लेकिन आज जब ईवीएम खुले, काउंटिंग शुरू हुई, पूरा मैंडेट ही हरियाणा की जनता ने ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रदर्शित किया और बीजेपी को तीसरी बार तीसरा टर्म पे चुन लिया हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की पॉलिटिक्स, मैंने लास्ट डिबेट में भी कहा था, बड़ी कॉम्प्लेक्स्ड है। जातियों में बटा हुआ, क्षेत्रों में बटा हुआ, विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ, भौगोलिक आधार पर बटा हुआ हरियाणा इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसने बहुमत से चुना। ये सामान्य बात नहीं है बहनों भाइयों कि 2 बार के शासनकाल, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे बहुत बड़े बड़े इशूज़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदलकर पूरा मैंडेट ही चेंज कर लिया। मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो नाराजगी के चलते पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, नायब सैनी को बिठाया। गैर जाट वोटों को बीजेपी मोबिलाइज करने और इकट्ठा करने में कामयाब हो गई। यही कारण है कि जिसको एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा था वो प्रो इनकम्बेंसी में बदल गई। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, सहयोगी दलों को साथ न लेना, बीजेपी की कोर स्ट्रेटजी और अधिकांश फोकस ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और अपर कास्ट के वोटों पर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहा। यह रणनीतिक विजय है भारतीय जनता पार्टी की कि तीसरी बार वो हरियाणा में सत्ता में आए। बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर का रुख करें तो ये भारत के लोकतंत्र की सही मायनों में जीत है। 65% से अधिक हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों ने मतदान किया। मैं तो उसी दिन मैंने बहुत ही इसको अप्रिशिएट किया कि किस तरह से हमारे कश्मीरी भाई बहनों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सही मायनों में डेमोक्रेसी जीती है जम्मू और कश्मीर में। अब जब आज मैंडेट निकला है, वो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हक में आया है। वो वहाँ सरकार बनाएंगे, उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बहनों भाइयों, चर्चा हरियाणा की है। लोकसभा चुनाव के बाद मॉरल डाउन था भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, लेकिन इस जीत ने उसे बूस्टर डोज दिया है और उसे ज़बरदस्त ताकतवर कर दिया है, ताकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, बिहार के चुनाव में बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के परिणामों की छाया से बाहर आ चुकी है। तो आज हम समग्र चर्चा हरियाणा के चुनाव की, जम्मू कश्मीर के चुनाव की, इसका इम्पैक्ट, कारण और भविष्य की चुनौतियों पर करने वाले हैं। आज इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है। मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं। कांग्रेस एकजुट थी,
ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले। प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा की राजनीति में देवीलाल और भजन लाल के परिवार लगभग हाशिए पर पहुंच चुका है। हरियाणा की राजनीति से ये दोनों ताकतवर फैमिली इरेलीवेंट, अप्रासंगिक हो गई हैं। आज चर्चा हम हरियाणा और कश्मीर के मैंडेट पे करेंगे। मेरे साथ समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित जाखड़ महासभा के नेता हैं और राष्ट्रीय लोकदल में भी रह चुके हैं और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफ़ी करीब से समझते हैं। प्रदीप शर्मा बहुत ही जाने माने पत्रकार, केपी मलिक साहब भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो समीर सिंह जी, आपकी पार्टी को हरियाणा में जीत की बहुत बहुत बधाई। तो ये हैट्रिक लगाने का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और हरियाणा के मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परिभाषित करती है? देखिए ब्रजेश जी, हरियाणा का चुनाव निश्चित रूप से एक नया संदेश दिया है। हरियाणा इस देश का वो ऐसा प्रदेश है जहां तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर विकास की कल्पना चल रही थी, जो देश में अंदर विकास को गति दी जा रही थी और हरियाणा में विकास को गति दी जा रही थी, उस पर तीसरी बार हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। और अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नवाब सिंह सैनी जी अपने संबोधन में बोल रहे थे कि हरियाणा की जनता ने जो मोदी जी का प्यार था, जो मोदी जी का विश्वास था, जो मोदी जी ने हम सबको विकास के रास्ते पर चलने की बात कही थी और रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को माननीय मोदी जी के विचार और रास्ते को हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है भारत के लोकतंत्र के लिए। हरियाणा में तीसरी बार कंटिन्यू सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी का, ये बताता है कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर हरियाणा की जनता ने जबरदस्त मुहर लगाई है। आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को देख लीजिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है। जो जम्मू कश्मीर कभी आतंकवाद और अलगाववाद से जूझ रहा था, उस जम्मू कश्मीर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है और लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया। बहुत अप्रिशिएट 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और घाटी में उन जिलों में भी मतदान हुआ ब्रजेश जी, जहां आतंकवाद का जबरदस्त साया था। किसी समय में लोग घरों से शाम को निकलते नहीं थे और पीसफुली चुनाव हुआ। ये बताता है कि कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी की देश के प्रति जो ईमानदारी है, जो दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया है। आप लोग भी थोड़ा मॉरल बूस्टअप दिख नहीं रहा था थोड़ा सा बीजेपी नेताओं से जब बात करिए हरियाणा पे, तो थोड़ा सा वो असमंजस में थे? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, हम हर बार आपके चैनल पर ये कहे हैं कि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है। जनता का जो जन समर्थन प्राप्त होता है, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं, हम उसका आकलन करते हैं और निश्चित रूप से निरंतर जनता हम पर विश्वास कर रही है। जनता आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया। स्पष्ट बहुमत की सरकार, एनडीए की सरकार, हमने मजबूत सरकार बनाई है, लेकिन विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष को एक बार ये सोचना चाहिए कि जब हम आरोप लगाते हैं, जब हम मिथ्या आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको मिथ्या आरोप की जगह अपने कामों को गिनाना चाहिए, हमको अपने किए गए कामों को याद करना चाहिए और जो मोदी जी ने किया है निश्चित रूप से उसका स्वागत करना पर ये तो बताइए, जिन्होंने आपका साथ दिया जेजेपी वाले, वो तो बेचारे डूब गए। देखिए ब्रजेश जी, वो हमारे साथ गठबंधन में आए थे, गठबंधन में सरकार को चलाए। हमारी प्राथमिकता, हम जब भी गठबंधन करते हैं,
किसी भी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारी प्राथमिकता उस प्रदेश और उस देश की जनता की भलाई की होती है। हम उसके लिए काम करते हैं। हमारे सहयोगी कभी उस पर सहमत भी होते हैं, कभी असहमत भी होते हैं। हम प्रयास करते हैं गठबंधन में रहते हुए कि हम उनको संतुष्ट कर सकें कि आप देश और प्रदेश की जनता के विकास में योगदान करें। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे लास्ट डिबेट में और मुझसे कह रहे थे कि अब तो हमारी सरकार वहां बनना तय है, बस 60 आएगी कि 72 आएगी ये देखना पड़ेगा। भले ही आपकी पार्टी को लगभग 40% वोट मिला हो, आपके 6 MLA बढ़े हों, पर फाइनली आप वहाँ पर हार गए हैं। उसका चाहे समन्वय की कमी हो या कांग्रेस को नकार कर बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा की जनता ने चुना है। क्या कारण थे आपकी हार के? ब्रजेश जी, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में किसान आंदोलन रहा हो, बेरोजगारी की समस्या रही हो और नौजवानों की समस्या रही हो और हर जगह कांग्रेस लड़ती नजर आई और जिस तरह का वातावरण था, चेक पोल के परिणाम बता रहे थे, जो हम लोग चुनाव लड़ाने गए थे, जिस तरह के वातावरण वहाँ हम लोग देख रहे थे, निश्चित तौर पर अप्रत्याशित परिणाम है, अस्वीकार्य है। एक लाइन में कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। हम बार बार ये कहते हैं। प्रदीप सिंह जी, जनादेश का सम्मान करिए और जनता को धन्यवाद कहिए। उसने आपको 40% वोट दिया और आप कह रहे हैं तंत्र की जीत है। कहीं तो जनादेश स्वीकार करिए। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। जनमानस की जो जनभावना थी, कहीं न कहीं तंत्र के माध्यम से उसे अस्वीकार किया गया। हम इसके प्रमाण दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आप उन तीनों जिलों की बात कर लीजिए, चाहे पानीपत की बात कर लीजिए, हिसार की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए। इन जगहों पे जब परिणाम आने से पहले ही हमारे कैंडिडेट लगातार मशीनों पर सवाल खड़े कर रहे थे। जहां 99% मशीनों की बैटरी रही है, वहां पर अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? मशीनों की देश वालियों का एरिया हार गए, NCR का एरिया हार गए, अहिरवाल का क्षेत्र पूरा हार गए, आप साउथ हरियाणा आप हार गए। अब आप कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, ईवीएम पे गड़बड़ी नहीं कह रहे। हम फिर कह रहे हैं, हमने पूरे हरियाणा के चुनाव पर गड़बड़ी पे सवाल नहीं खड़ा किया। हम कह रहे हैं जहां पर गड़बड़ी हो, ये करीब 12 से 14 सीटें हैं। हिसार, पानीपत, महेंद्रगढ़ मिलाकर करीब 12 से 14 सीटें ऐसी हैं। सर, सोच रहे हो कि जीटी रोड और हमारे जाट लाइन के दम पर आप हरियाणा पे शासन कर लोगे तो वो दिन गए। आपसे बहुत रणनीतिक चूक हुई है। हम निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, हमारे पास शिकायतें आ रही हैं और हम 24 घंटे के अंदर सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे। अरे कम से कम आपका मैंडेट आया कश्मीर पे, थोड़ा खुश हो लेते। इतना मायूस क्यों बैठे हो प्रदीप सिंह? नहीं, कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर पर हम तो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वहां पर लोकतंत्र की इस मायने में जीत हुई है और इसका जवाब इसलिए मिला है कि जिस तरीके से कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया, वहां के नागरिकों के रोजगार पर बात नहीं हुई है, आतंकवाद बढ़ता चला गया। इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर वहां की आवाम ने प्रखर मुद्दों के साथ वहां पर वोट किया और लोकतंत्र की जीत हुई है। अच्छा, जहां आप जीतो वहां सर लोकतंत्र जीता और जहां ये लोग जीते वहां गड़बड़ी हो गई। नहीं, हमने ये नहीं कहा ब्रजेश जी कि हमने अगर सवाल खड़े करने होते तो हम पूरे हरियाणा की बात करते, जम्मू कश्मीर की बात करते। और हम ये कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर इन्हें कहीं लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा अधिकार है। थैंक यू सर। और हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने पूरे हरियाणा पर चर्चा नहीं की। हम कह रहे हैं कुछ सीटों की बात कर रहे हैं, 12-14 सीटें हैं जिन पर हम सवाल कर रहे हैं और ये अधिकार हमारा है। बहुत धन्यवाद। अब मैं कनेक्ट करता हूं मायूस बैठे जाट समाज के बड़े नेता रोहित जाखड़ से, जिन्होंने अपने सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाटों का राजनीति पे एकाधिकार खत्म होते देख रहे हैं और उनकी मायूसी समझी जा सकती है। रोहित भाई, आपका स्वागत। और ये कैसा मैंडेट आया, आप लोग इसको किस तरह से आपने एनालिसिस किया? ब्रजेश भाई, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा राम राम। बिल्कुल मायूसी इस वजह से है कि किसानों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे हार गए और उन मुद्दों पर बात ना करने वाले जीत गए। निश्चित ही जो मैंडेट आज आया है, मैंडेट जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है।
लेकिन एक बात जो आशंकित करती है वो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कोएलिशन में थे उनसे तो इतनी नाराजगी लोगों की थी कि वो 5वें और 6ठे नंबर पे रहे, और जो मूल उस नाराजगी का कारण था वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं आशंका तो है, लेकिन ये कहना कि जाटों का आधिपत्य चला गया, देखिए एक जाति से कभी भी कोई राजनीति चली नहीं है। लगातार होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जाट को ये बड़ा धर्म रक्षक, सबसे बड़ा बेटी रक्षक, गौ रक्षक, राष्ट्र रक्षक की भूमिका में रखते हैं। वहीं हरियाणा में जाट को 35 बनाम 1 का नारा देके लोगों को भ्रमित करते हैं। और कांग्रेस ने तो पिछले पूर्व में टिकट जितने मिलते थे जाटों को उससे भी कम दिए। लोकसभा में 4 टिकट हमें मिलने चाहिए थे, 4 में से 2 दिए 10 में से। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हां बहुत 18 आप इस बात को मानने में कोई गुरेज है कि जाट इस देश की राजनीति में अब हाशिए पे लग गए हैं? बिल्कुल, ये चिंतन का विषय है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व हर सरकार में 4 से 5 कैबिनेट मिनिस्टर जाट होते थे जी। जाटों की वोट लेने के बाद भी 14 में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा किसी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को भी हाशिए पर डाल दिया। निश्चित ही ये चिंता का विषय है, लेकिन जाट केवल जाति का राजनीति नहीं करते। जाट किसान और किसान समस्त बिरादरी है। किसान अगर एमएसपी मांग रहा है और उस आंदोलन को जाट अपनी सहभागिता महत्वपूर्ण, पर इस बात का आत्ममंथन आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि अदर कम्युनिटी जिनको आप 35 बोल रहे हैं, वो क्या कारण है कि आपसे अलग होकर वो दूसरा रास्ता अख्तियार राजनीतिक रूप से कर रहे हैं? पहले सब आपके नाके से गुजरते थे, अब सब ने अपने अपने नाके बना लिए हैं। ये तो आत्ममंथन की आवश्यकता है। ब्रजेश भाई, बिल्कुल हर घटना आत्ममंथन और आकलन का चिंतन का समय देती है और करना चाहिए, लेकिन देखिए गौरवशाली जाट जाति में पैदा होना एक गर्व की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं जाति की राजनीति का कोई विषय नहीं है। यहाँ विषय एक परसेप्शन दिया गया है। 35 बनाम 1 का नारा अंडर करंट चला है, निश्चित ही उसका भी नुकसान इसमें हुआ है। और देखिए कांग्रेस को अपने मैनेजमेंट को खुद ही देखना है, खुद ही सुधार करना है। केवल जमीन पे मेहनत करे बगैर या समानांतर एक लेवल के लोगों को एक साथ लिए बगैर अपनी पार्टी में हो, या किसी एक वर्ग को उतना उचित सम्मान न मिलने के कारण ये सब चीजें संभव हो सकती हैं। मैं कारण नहीं जान पाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर, केंद्र सरकार में मंत्री, राष्ट्रीय लोक दल ना वहां चुनाव लड़ने गया, ना एक बार प्रचार किया चौधरी साहब ने। कोई तो वजह होगी। ब्रजेश भाई देखिए, चौधरी साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, जब तक हम उस दल में थे हम उस बात पर टिप्पणी कर सकते थे, किया नहीं। अब तो आप इंडिपेंडेंट हो, अब तो आप फ्री हो, अब तो आप कम्युनिटी की राजनीति करते हो, तो बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूं इस बात को कि देखिए समाज ने उनके इस फैसले को जिस तरीके से स्वीकार करना चाहिए था वो नहीं किया। आज भी उत्तर प्रदेश के सापेक्ष गन्ना किसानों का बड़ा भुगतान विभिन्न चीनी मिलों पे बकाया है। शामली में लगातार धरना चल रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है पिछले 10 सालों से, और 2 टेन्योर पूरे, उस कारण के बाद भी आप ये सोचो कि किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। किसानों के सर, भुगतान आपकी बातें अपनी जगह सामाजिक रूप से सही हैं, पर कहना नहीं चाहिए। वैसे सामान्य तौर पर जर्नलिस्ट लोग कहते नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जाट समाज अब पॉलिटिकली इरेलीवेंसी की तरफ बढ़ चुका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो। इसको स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश जी, संगठन शक्ति होती है और समय रहते अपने आप को सुदृढ़ और अपनी रणनीति को बदलना पड़ता है। निश्चित ही हम आत्म आकलन करने का विषय है
केवल जाट और जैसा जाति कि के आप ही लिए कह रहे थे रोहित भाई कि 35 बनाम 1, तो ये विचार जी। करिए आप लोग कि वाई 35 वर्सेस 1, ये विचार का वक्त है। मैं प्रदीप शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आप हरियाणा के मैंडेट को किस तरह से परिभाषित करते हो? और कल तक तो मैं देख रहा था कि शायद ही कोई सर्वे एजेंसी हो, शायद ही कोई एग्जिट पोल हो। एक को तो मैंने देखा वो 72-70 सीट दे रहे थे, वो एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता, उनका तो बेचारों का समय ही खराब चल रहा है। जब बीजेपी जिता रहे थे कांग्रेस जीत गई, और जब कांग्रेस को जिता रहे थे तब बीजेपी जीत गई। लेकिन सिर्फ उन पर ही आरोप नहीं है, कमोबेश जितने भी एजेंसी के सर्वे हुए सब धराशायी हुए मुंह के बल। तो हरियाणा की जनता का मूड ये लोग क्यों नहीं भांप पाए मीडिया वाले? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार आपने जो अभी बात बताई है कि सबसे पहले कि इस बार जितने भी एग्जिट पोल थे वो सब ढल धराए गए, ये बात सही है। इस बार कोई भी अंदाजा साइलेंट वोटर का कोई लगा नहीं पाया। और इन लोगों ने क्या किया कि इस बार जो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बनाया और विक्रम जी को यहाँ से केंद्र में लिया, तो इस बात का बड़ा फर्क पड़ा है। इस बात का क्योंकि कुछ लोग हरियाणा के मैक्सिमम लोग जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों से प्रसन्न नहीं थे, और इस बार मन बना लिया था लोगों ने कि हम कांग्रेस को लेकर के आएंगे, और कांग्रेस का इस कदर से तो आपके कहने का तात्पर्य कि ऐन वक्त पर खट्टर को हटा के नायब सैनी को लाना ये मास्टर स्ट्रोक था? जी, ये मास्टर स्ट्रोक था। अब पहले तो ये चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री जो है वो अनिल विज जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर ये हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी को बना लेते तो मैं ये समझता हूँ कि 90 की 90 सीटें भाजपा की झोली में गिर जाती। ऐसे कैसे सर? अनिल विज ऐसा क्या कर लेते कि 90 सीटें आ जाती? अनिल जी ने हरियाणा के अंदर वो काम किया है, अनिल जी ने हरियाणा के अंदर वो काम किया है कि जो कोई भी आज तक कोई नेता कर नहीं पाया। गरीबों की उन्होंने उनके लिए जनता दरबार 24 घंटे लगा रहता था। उन्होंने हर गरीब की समस्या को सुना है और हर एक के दरवाजे पर जाकर के खुद जो है। ओके, दूसरा क्या आप ये मानते हैं कि जाट और गैर जाटों के बीच एक वर्टिकल डिवीजन हुआ वोटों का हरियाणा में? हाँ, ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि जहां पर पहले लोगों में चर्चा रही चुनावों से पहले, एग्जिट पोल आते रहे कि कांग्रेस आएगी और जाटवाद चलेगा और जाट मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वही जाट और गैर जाट की राजनीति और पंजाबी को ये विराम लगा दिया लोगों ने। उन्होंने नायब सैनी को स्वीकार करके आज भाजपा को देखिए कितनी। थैंक यू शर्मा जी, हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासी दिलचस्पी और जानकारी भी रखते हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपका। तो कल तो आप कह रहे थे कि गेम बदल रहा है, या आज तो गेम ही बदल गया पूरा, ये कैसे हुआ मलिक साहब? देखिए ब्रजेश जी, आपने इस बार देखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट आपको नहीं कहा था गेम बदल रहा है, लेकिन सबको दिख रहा था और गेम कोई दूर नहीं है। अगर हम यहाँ बारीकी से विश्लेषण करें तो जैसा कि अभी समीर सिंह जी ने कहा कि हमारी योजनाएं इतनी अच्छी थी कि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है हरियाणा में, और खासकर अगर वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे यहाँ पे जातिवाद से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है और जातिवाद पे चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती रही है, और मैं आपके चैनल पे भी कई बार कहा है, दूसरे चैनलों पे भी कहा है कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को जीतने की कोशिश कर रही है, और वो कितनी सफल होगी ये देखने के लिए बाद में मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने उसको अप्लाई किया हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उसको मैं अगर थोड़ा डिकोड आपको करके बताऊं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उतारा गया था नरेंद्र सिंह तोमर को,
फग्गन सिंह कुलस्ते को, तमाम लोगों को अलग अलग जाति के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से कहा था कि भाई हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सब गठजोड़ करके वहां पे बाद में मुख्यमंत्री किसको बनाया आपने देखा। सेम थिंग यहां पे ये हुआ कि अगर हम फरीदाबाद से शुरू करें कि कृष्णपाल गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सबको अलग अलग कह दिया गया। और सैनी साहब तो थे ही, तो कम से कम सैनी समाज इकट्ठा हुआ। पंजाबियों को इकट्ठा करने के लिए अनिल विज को कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्ट्रेटजी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और दूसरा, पर सर एक बात तो मान लीजिए, ठीक है कि इन्होंने जातियों को मोबिलाइज किया, उसको जिताने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। पर मेरा मत ये है सर, एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानी जा सकती सर, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी सर, वरना 40% वोट नहीं मिलता किसी को सर। देखिए ब्रिजेश जी, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो एंटी कॉम्बेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। एंटी कॉम्बेंसी की बात फिर दुष्यंत चौटाला के साथ कैसे आ गई? एंटी कॉम्बेंसी की बात दुष्यंत चौटाला के साथ आ गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं यहां पे चुनाव जो होता है, कोई भी समस्या, सर मैं ऐसा करता हूं, आपको सीधे ले चलता हूं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, और जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर